हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है थिंग्स टू नो बिफोर बाइंग एन अपार्टमेंट। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपना नया फ्लैट परचेज करने का सोच रहे हैं या नया फ्लैट बुक करने का सोच रहे हैं तो कुछ जो बेसिक जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्या होता है, जब भी आप फ्लैट परचेज करने के बारे में प्लान करते हैं तो सबसे पहले आपकी समस्या ये होती है कि कौन से बिल्डर से हम इसको परचेज़ करें या कौन सी लोकेशन पे परचेज़ करें। तो उसके बारे में मैंने कुछ वर्कआउट किया है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप जिस एरिया में रहते हैं या जिस लोकेशन पे आप फ्लैट परचेज़ करना चाहते हैं वो फाइनल करिए। अब वो लोकेशन फाइनल होने के बाद में सबसे पहले वहाँ पे आप एरिया आइडेंटिफाई करने के बाद में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उस एरिया में आप पहले चेक करिए कि वहाँ पे कैसा है वाटर सप्लाई का सिस्टम, इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम। बस क्या होता है आजकल पर्टिकुलरली इन मेट्रो सिटीज़, प्रोजेक्ट तो बहुत सारे बनते जाते हैं बट वाटर सप्लाई एंड इलेक्ट्रिसिटी का कोई गारंटी उस एरिया में नहीं रहता है। जब आप बिल्डर से बात करेंगे तो बिल्डर आपको बहुत रोज़ी पिक्चर दिखाएगा कि नहीं नहीं सर, वो लाइन डल गई है, अभी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लाइन आने वाली है, आपकी बिल्डिंग बनते बनते लाइन आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि उसके ऊपर आप डोंट रिलाई ऑन हिज वर्ड्स। आप अवेलेबिलिटी चेक करिए, जहाँ पे इंश्योर्ड है या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी जिस एरिया में है, इट इज़ बेटर टू बुक ए फ्लैट इन दैट एरिया। ये तो एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, आपको जो उस लोकेशन से तीन चार चीज़ें बेसिक आपको जो देख के रखनी चाहिए, उस एरिया की बाकी एरिया के साथ में कनेक्टिविटी कैसी है। कनेक्टिविटी से मतलब आपका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कैसा अवेलेबल है वहाँ पे। देन बेसिक अम्यूनिटीज़ लाइक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या छोटा सा मार्केट होना चाहिए, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल कुछ होना चाहिए उस एरिया में, बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स। ये तो हमारी बेसिक नीड्स है, ये हमको अवेलेबल उस एरिया में है या नहीं, वो आप इंश्योर करिए। वो इंश्योर करने के बाद अब आप आपकी रिक्वायरमेंट पहले डिसाइड करिए कि आपको कैसा प्रॉपर्टी लेनी है। आपका 2 BHK का फ्लैट लेना है, 3 BHK लेना है, 1 BHK लेना है, एंड आपका बजट कितना है। यदि बजट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बजट की तरफ से आपको प्रॉब्लम नहीं है, देन आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू गो फॉर ए गेटेड सोसाइटी। बड़े बिल्डर के साथ बड़े कॉम्प्लेक्स में आप जाइए, सो दैट आपको बाकी चीज़ें सब फैसिलिटीज़ वहाँ पे आराम से मिलेंगी। बट यदि बजट कंसर्न है और हमको ऑप्टिमाइज़ करना है तो आपको लोकेशन और बजट को आइडेंटिफाई करके आपकी रिक्वायरमेंट फ्रीज करनी है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी रिक्वायरमेंट फ्रीज हो गई, से फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो फॉर 2 BHK फ्लैट। अब आप सबसे पहले बिल्डर आइडेंटिफाई करिए। तो बिल्डर की रेपुटेशन इसमें देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्डर की रेपुटेशन में आपको ये देखना है कि पहले उसने कितने प्रोजेक्ट किए हैं, टाइम कंप्लीशन कितना उसने लिया है, टाइम से पोजीशन दिया है या नहीं दिया है, एंड ऑल दोज थिंग्स। आजकल एक नया रूल अभी इम्प्लीमेंट हो गया 2016 से, रेरा एक्ट एक इम्प्लीमेंट हो गया। रेरा मीन्स रियल इस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016, जो कि मई 2016 से इम्प्लीमेंट हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस एक्ट को लगाया है और सारी स्टेट गवर्नमेंट को इसको मैंडेटरी कर दिया फॉलो करने के लिए। अब ये मैंडेटरी किन के लिए है? जो भी बिल्डर या जो डेवलपर 500 स्क्वायर मीटर से ज़्यादा का एरिया डेवलप करना चाहता है या 8 अपार्टमेंट या 8 से ऊपर अपार्टमेंट यदि वो बना रहा है तो उसके लिए इसमें रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी है। अब इसमें रजिस्ट्रेशन के फ़ायदे क्या होते हैं? एक तो ये सिस्टम ट्रांसपेरेंट हो जाता है, रेरा की वेबसाइट पे आपको सारे डिटेल देखने को मिलेंगे। आप जब प्रोजेक्ट आपका बनेगा, जब चलेगा, तो उसकी प्रोग्रेस आप उसमें मॉनिटर कर पाएंगे हर महीने, और आपके जो फंड्स आप उसमें डाल रहे हैं या जो भी पैसा आप दे रहे हैं उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में थोड़ी सी बेटर ट्रांसपेरेंसी रहेगी। पुराने ज़माने में तो अलग टाइप का सिस्टम था, अभी थोड़ा इट इज़ अ बेटर थिंग। देन और इसमें एक चीज़ क्या है, क्वालिटी आपको बेटर मिलेगी। बिकॉज पहले क्या होता था, डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड एक बिल्डर का 1 साल रहता था। डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड का मतलब ये होता है कि उस पीरियड में कोई भी डिफेक्ट उस बिल्डिंग में आए, क्रैक्स आए या माइनर रिपेयर कुछ भी आए, तो दैट बिल्डर हैज़ टू अटेंड एट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वो डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड अभी बढ़ा के इस रेरा के अंदर उसको 5 साल कर दिया गया। मतलब 5 साल तक उस बिल्डर को, उस बिल्डिंग को, उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करना पड़ेगा। तो क्वालिटी स्लाइटली इम्प्रूव हो गई है। तो रेरा रजिस्ट्रेशन का नंबर आप इंश्योर करिए कि वो रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है या नहीं है। अब जब आप बुक करने के लिए किसी एजेंट के पास जाते हैं, एजेंट आपको पूरी चीज़ें बताएगा कि सर देखिए ये फ्लैट है, इसमें ये एरिया है, ये एरिया है। तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें जो हमको मालूम होनी चाहिए। देर आर वेरियस टर्म्स यूज्ड। एक होती है आपकी कारपेट एरिया, फिर कभी वो बिल्टअप एरिया बोलता है, कभी प्लिंथ एरिया बोलेगा,
कभी बोलेगा आपको सुपर बिल्टअप एरिया। सो फॉर ए कॉमन मैन दिस इज़ हाईली कन्फ्यूजिंग। तो वो मैं थोड़ा सा आपको उसमें एक्सप्लेन करता हूँ। से कारपेट एरिया इज़ बेसिकली द यूजेबल एरिया ऑफ ए फ्लैट, जो कि बिटवीन दी वॉल जो भी एरिया है फ्लैट के अंदर, विच इंक्लूड्स दी बालकनी ऑल्सो, वो एरिया होता है कारपेट एरिया। उसके बाद आता है आपका बिल्टअप एरिया या प्लिंथ एरिया, ये दोनों सेम होते हैं। सो बिल्टअप एरिया जो है वो होता है आउट टू आउट ऑफ दी वॉल, मतलब इंक्लूसिव ऑफ वॉल जो भी फ्लैट का एरिया है वो आपका बिल्टअप एरिया होता है। एक टर्म और यूज होती है सुपर बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया का मतलब ये होता है कि फ्लैट के बाहर आपकी जो सर्विस कॉरिडोर है, लिफ्ट का जो एरिया है या स्टेयरकेस का जो एरिया है, उसको भी यदि इंक्लूड करके और जब हम फ्लैट का एरिया निकालेंगे तो सुपर बिल्टअप एरिया वो कहलाता है। जैसे एक फ्लोर पे आपके बिल्डिंग में समझो 4 फ्लैट हैं, तो आउट टू आउट एरिया ऑफ दैट 4 फ्लैट्स डिवाइडेड बाय 4, वो जो एरिया आएगा दैट विल बी कॉल्ड एट सुपर बिल्टअप एरिया। बट हमारे लिए, आपके लिए एज ए कॉमन मैन, व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन दैट कि मुझे क्या कारपेट एरिया मिल रहा है, और कारपेट एरिया के हिसाब से भाई आप मुझे रेट बताओ, पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर फीट कितना रेट लगेगा, उसके हिसाब से कितनी कॉस्ट आएगी। एक्चुअली रेरा ने भी कंपलसरी किया है सभी बिल्डर्स को कि आपको कारपेट एरिया बताना बहुत ज़रूरी है जो भी बायर आएगा उसके लिए, और उसमें थोड़ा सा उसको उन्होंने मॉडिफाई किया है, उसको बोलते हैं रेरा कारपेट। रेरा कारपेट का मतलब ये होता है कि वॉल टू वॉल एरिया, आउटर वॉल टू आउटर वॉल इनसाइड द एरिया इंक्लूडिंग दी इनर वॉल्स। इनर वॉल्स को रेरा ने डिडक्ट नहीं किया है, तो वो थोड़ा सा एरिया आपका नॉर्मल कारपेट एरिया से स्लाइटली बढ़ जाता है। तो वो आप नोट करिए और उसके हिसाब से उससे रेट पूछिए, जो भी रेट आएगा। एंड एज ए ले मैन यू आस्क ऑल डिटेल्स टू द एजेंट, भाई मुझे कहाँ कहाँ क्या क्या खर्चा लगने वाला है, कोई हिडन कॉस्ट तो नहीं है इसमें। देन सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें आजकल फ्लैट की वैल्यू है कार पार्किंग से। यदि आपके पास एक बढ़िया फ्लैट है और यदि आपके पास कार पार्किंग नहीं है अवेलेबल, तो आपकी फ्लैट की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको कार पार्किंग मस्ट है हर एक फ्लैट के साथ में, तो वो आप इंश्योर करिए कि भाई कार पार्किंग मुझे कैसे मिलेगा। वो एग्रीमेंट के अंदर फ्लैट के साथ उसका एग्रीमेंट होगा या विदाउट एग्रीमेंट वो मिलने वाला है। वो अलग अलग एरियो में अलग अलग सिस्टम है उसका कार पार्किंग का, वो आप इंश्योर करिए। और कम से कम एक 2 BHK फ्लैट के साथ में एक स्टिल्ट पार्किंग होना ही चाहिए। स्टिल्ट पार्किंग का मतलब होता है आपकी बिल्डिंग में ही नीचे 1 2 3 फ्लोर जिसमें कि फ्लैट्स नहीं रहेंगे, सिर्फ पार्किंग एरिया रहता है पोडियम के लेवल के नीचे वाले, उनको बोलते हैं स्टिल्ट पार्किंग। या फिर आउटसाइड में जो एरिया रहता है उसको बोलते हैं ओपन पार्किंग विथ ए शेड। तो कौन सा कार पार्किंग वो दे रहा है हमको, लेकिन कार पार्किंग इज़ ए मस्ट। तो ये चीज़ें इंश्योर करने के बाद में फिर आप डिसाइड कर सकते हैं उसको बुक करने के लिए। अब आपका बजट, या तो आपके पास अपने पास टोटल पेमेंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पे करके पूरा फ्लैट ले सकते हैं। या आप यदि लोन के लिए जाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 15 to 20% डाउन पेमेंट होना चाहिए, जो आपको इमीडिएटली पे करना पड़ेगा, और बैलेंस अमाउंट आपका बैंक से लोन फाइनेंस हो जाता है। आपका लोन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आजकल बहुत सारे बैंक हैं लोन देने के लिए। अब इसमें आता है कि आपको रेडी फ्लैट में जाना चाहिए, या जो प्रोजेक्ट प्लिंथ से शुरू हो रहा है उसमें जाना चाहिए, या सेकंड हैंड फ्लैट में जाना चाहिए। तो इसमें हर एक आदमी का अपना अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है, पर्सनल रिक्वायरमेंट हो सकती है। और मेरा सजेशन आप लोगों को ये है कि जो प्रोजेक्ट विच इज़ नियरिंग कंप्लीशन, 2-3-4 महीने में जो कंप्लीट होने वाला है, जिसमें कि RCC वर्क पूरा हो गया, फिनिशिंग इज़ इन एडवांस स्टेज ऑफ कंप्लीशन, उस समय आप उसमें जाके पता करिए भाई कहाँ फ्लैट खाली है, मुझे फ्लैट चाहिए। उसका फ़ायदा क्या है, एक तो यू आर डबल अश्योर्ड कि आपको फ्लैट 2-3 महीने के अंदर पोजीशन मिलेगा। जैसे ही पोजीशन मिलेगा आप इमीडिएटली उसको या तो खुद रह सकते हैं जाके उसमें, या उसको आप रेंट पे दे सकते हैं। प्लिंथ लेवल से आप जब फ्लैट बुक करते हैं तो एक तो लंबा ड्यूरेशन रहता है 2-3 साल का। उस पीरियड में आपका प्रोजेक्ट कैसा मूव हो रहा है, कभी किसी कारण से प्रोजेक्ट स्लो हो गया या प्रोजेक्ट बंद हो गया तो आपका अननेसेसरीली फंड ब्लॉक हो जाता है। यदि आपने लोन लिया है तो उसका EMI भी शुरू हो जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम उसमें रहता है। जो दूसरे आते हैं सेकंड वाले फ्लैट, जैसे कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है और आपको इन्वेस्टर से फ्लैट खरीदना है, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। इन्वेस्टर क्या करते हैं, 2-4-5 फ्लैट एक प्रोजेक्ट में लेके रखते हैं वो लोग, और बाद में जब थोड़ा रेट बढ़ जाता है आपको फ्लैट सेल कर देते हैं। तो इट इज़ एज गुड एज ए न्यू फ्लैट। आपको नया फ्लैट मिलेगा, आप आराम से उसको पोजीशन लीजिए, उसके थ्रू पेमेंट करिए। खाली रेट इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा लगेगा, बट ओवरऑल इफ़ यू कैलकुलेट, यदि 3 साल का प्रोजेक्ट आपका है, प्लिंथ लेवल से आप बुक कर रहे हैं, तो आप भी तो 3 साल कहीं रहेंगे ना, या तो रेंट पे रहेंगे या कहीं और रहेंगे, तो वो भी तो आपको उतना पैसा लगने वाला है। तो आप यदि कैलकुलेट करके देखेंगे तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, बट आपके लोग मेंटल पीस आपको रहेगा, आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। सो दीज आर सम बेसिक थिंग्स विच पीपल शुड नो बिफोर बाइंग ए फ्लैट। इसलिए मैंने सोचा कि ये वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोगों को दोस्तों वीडियो कैसा लगा
यदि पसंद आया तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में, रिलेटिव के साथ में भी शेयर करिए, ताकि वो जब फ्लैट लेने जाएँ तो उनके पास ये बेसिक डेटा कलेक्शन रहे। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिल्डिंग मेंटेनेंस के बारे में। थैंक यू।